नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। जी। कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान मतलब आयुर्वेद का ज्ञान आज की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं उनसे जुड़ता है। बिल्कुल। हमारे पास आयुर्वेद, पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी पर आधारित कुछ नोट्स हैं। जी। तो हम देखेंगे कि ये पारंपरिक सोच और आधुनिक विज्ञान इनमें क्या तालमेल है और आज के समय में इसका क्या मतलब है। बिल्कुल। और ये विषय बहुत बड़ा है देखा जाए तो। इसमें मतलब महामारियों की जो प्राचीन समझ है, जिसे आयुर्वेद में जनपदोध्वंस कहा गया है। जनपदोध्वंस। हाँ हाँ। उससे लेकर पर्यावरण का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है और आज की जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है उनका ढांचा कैसा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां क्या हैं, ये सब शामिल है। काफी कुछ है कवर करने को। जी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके जो सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शंस हैं, जो जुड़ाव है, उनको सामने लाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये महामारी वाली बात। स्रोत में जनपद ध्वंस शब्द का जिक्र है। ये आयुर्वेद में बड़े पैमाने पर फैलने वाली बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता था, सही कहा मैंने? हाँ बिल्कुल, महामारी या एपिडेमिक्स के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा। हाँ, ये एक पूरी अवधारणा थी। नोट्स बताते हैं कि इसमें सोचा गया था कि ये महामारियां क्यों होती हैं, उनके कारण क्या हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं और उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। ओके। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी तुलना आज की जो आधुनिक महामारी विज्ञान है मतलब एपिडेमियोलॉजी, उसके सिद्धांतों से की गई है। आधुनिक सिद्धांतों से? जैसे कि क्या समानताएं हैं? हाँ, जैसे आज हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की। ट्रायड, हाँ, होस्ट, एजेंट, एनवायरनमेंट। बिल्कुल, यानी बीमारी फैलने में वो 3 मुख्य कारक, होस्ट यानी व्यक्ति या समुदाय, एजेंट यानी बीमारी का कारण, कीटाणु या जो भी हो, और एनवायरनमेंट यानी आसपास का वातावरण। तो इस तरह की सोच वहां भी थी। इसके अलावा बीमारी फैलती कैसे है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसको रोकें कैसे, और आयुर्वेद का अपना एक सिद्धांत है व्याधिक क्षमत्व। व्याधिक क्षमत्व, ये इम्यूनिटी जैसा कुछ है? हाँ बिल्कुल। आज जिसे हम इम्यूनिटी या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, तो इन सब पर उस समय भी विचार किया गया था। कमाल है। मतलब हजारों साल पहले बीमारी के फैलने के पीछे के कारण, वातावरण का रोल और शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली, इस पर एक व्यवस्थित सोच थी। जी हाँ, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी। आयुर्वेद में बाकायदा संक्रामक रोगों यानी फैलने वाली बीमारियों की पहचान की गई है। नोट्स में कुछ उदाहरण भी दिए हैं जो आज की हमारी समझ से काफी मिलते जुलते हैं। अच्छा, क्या उदाहरण है, जरा बताएंगे? जरूर। जैसे हवा से फैलने वाले रोग या बूंदों से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, आज हम जानते हैं। चिकन पॉक्स, टीबी, और अभी हाल का उदाहरण लें तो कोविड-19। हाँ बिल्कुल। वो इसी तरह फैलते हैं। फिर पानी या भोजन से फैलने वाले रोग जैसे हैजा, पोलियो, हेपेटाइटिस। यहाँ तक कि नोट्स में जीका या H1N1 जैसे जो नए उभरते हुए रोग हैं, उनके संदर्भ में भी आयुर्वेद की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ पुरानी बीमारियों तक सीमित नहीं है, इसे आज की नई चुनौतियों से भी जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। यही तो इसकी प्रासंगिकता दिखाता है कि ये ज्ञान सिर्फ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, बल्कि आज के संकटों में भी शायद कुछ राह दिखा सकता है। और ये सिर्फ अकादमिक चर्चा नहीं है। नोट्स में महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 का भी जिक्र है। हाँ, वो कोविड के टाइम वाला। जी, जो दिखाता है कि आज का कानूनी ढांचा इन प्रकोपों से कैसे निपट रहा है। तो ये एक तरह से पारंपरिक ज्ञान और आज की जो पब्लिक हेल्थ प्रतिक्रियाएं हैं, उनके बीच सीधा संवाद दिखाता है। चलें, ये तो हुई महामारी की बात। अब थोड़ा पर्यावरण और स्वास्थ्य के रिश्ते पर आते हैं। यहाँ भी लगता है कि प्राचीन और आधुनिक सोच का कुछ संगम है। नोट्स हवा यानी वायु से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ ये नहीं कि हवा में कौन सी गैसें हैं, नहीं, इसमें हवा की क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, प्रदूषण क्यों होता है, उसके कारण, रोकथाम। हाँ, एयर पोल्यूशन तो आज बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा। फिर वेंटिलेशन यानी बंद जगहों में हवा का आना जाना कितना जरूरी है, यहाँ तक कि थर्मल कंफर्ट मतलब किस तापमान में हमें आराम महसूस होता है, और ग्लोबल वार्मिंग के असर, ये सब पहलू इसमें शामिल किए गए हैं। ये तो सारी आज की बड़ी चिंताएं हैं। एयर क्वालिटी, वेंटिलेशन तो खासकर कोविड के बाद और महत्वपूर्ण हो गया, क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल। और यही नजरिया पानी यानी जल के लिए भी अपनाया गया है। साफ और सुरक्षित पानी क्यों जरूरी है, अलग अलग स्रोतों के पानी के क्या गुण होते हैं, पानी का प्रदूषण और उससे स्वास्थ्य को क्या खतरे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि नोट्स में पानी साफ करने के जो आज के तरीके हैं
उनके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक तरीकों का भी जिक्र है। आयुर्वेदिक तरीके जैसे कुछ उदाहरण है? नोट्स बहुत विस्तार में तो नहीं जाते, लेकिन इशारा करते हैं कि शास्त्रों में शायद बताया गया है कि अलग अलग बर्तनों में रखा पानी, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, या बारिश के पानी को जमा करना यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो आज भी बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि पारंपरिक ज्ञान में जल प्रबंधन पर भी ध्यान था। और मिट्टी यानी भूमि, उसका क्या जिक्र है? हाँ, मिट्टी के प्रकार और उनका स्वास्थ्य से क्या संबंध है, भूमि प्रदूषण यानी लैंड पोल्यूशन, उसे कैसे रोकें, और फिर से शास्त्रों के अनुसार भूमि को शुद्ध करने के तरीकों का उल्लेख मिलता है। और ये सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण मतलब हवा, पानी, मिट्टी तक ही सीमित नहीं है। बात हमारे रहने की जगहों तक जाती है। आवास मतलब घर, मोहल्ले, उनकी बनावट, चाहे वो प्राकृतिक हो या आर्टिफिशियल, उसका क्या महत्व है, शोर, नॉइज पोल्यूशन जिसे कहते हैं, उसके स्रोत क्या हैं, असर क्या है, कंट्रोल कैसे करें। हाँ, शोर भी एक बड़ी समस्या है शहरों में। जी, यहाँ तक कि रेडिएशन के खतरों पर भी बात की गई है। और फिर आता है कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ, ठोस कचरा, मलमूत्र का सही निपटान और खासतौर पर बायोमेडिकल वेस्ट मतलब अस्पतालों और क्लिनिक से निकलने वाला कचरा, उसके प्रबंधन के तरीके। और ये सब आज के जो नियम कानून हैं उनसे भी जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल। नोट्स में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसे महत्वपूर्ण कानूनों का साफ तौर पर उल्लेख है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि पर्यावरण का स्वास्थ्य से कितना गहरा रिश्ता है और ये समझ कितनी पुरानी है, प्राचीन अवधारणाओं से लेकर आज के आधुनिक नियमों तक फैली हुई है। पर्यावरण के अलावा एक और पहलू जो बार बार उभर कर आ रहा है इन नोट्स में, वो है रोकथाम, प्रिवेंशन और जीवन शैली। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। नोट्स में स्वस्थ व्रत का जिक्र है। इसका मतलब है स्वस्थ जीवन जीने का विज्ञान या तरीका। स्वस्थ व्रत, जी। और ये खासतौर पर आज की जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जैसे डायबिटीज, मोटापा। हाँ, डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारियां जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कैड, कैंसर, इनकी रोकथाम पर इसका फोकस है। और इसमें आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी बात की गई है और हाल की रिसर्च का भी हवाला दिया गया है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल ये बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ वयस्कों के लिए नहीं है। नोट्स इसे निवारक वृद्धावस्था विज्ञान यानी प्रिवेंटिव जीरियाट्रिक से भी जोड़ते हैं। अच्छा, यानी बुढ़ापे में होने वाली समस्याओं की रोकथाम। जी, स्वस्थ तरीके से उम्र कैसे बढ़े, उसमें जीवन शैली का क्या महत्व है, और आयुर्वेद में एक खास चिकित्सा है रसायन, उसके उपयोग पर भी चर्चा है। रसायन, ये क्या होता है? रसायन आयुर्वेद की एक विशेष शाखा है। इसका उद्देश्य होता है शरीर को फिर से जीवंत करना, मतलब रिजुविनेट करना, उम्र के असर को कम करना और लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। एक तरह से कायाकल्प उपचार कह सकते हैं। अच्छा, तो ये प्राचीन कायाकल्प की जो अवधारणा है वो सीधे तौर पर आज जो हमारी बढ़ती उम्र वाली आबादी है उनकी स्वास्थ्य चिंताओं से जुड़ रही है। ये सिर्फ बीमारियों के इलाज की बात नहीं बल्कि सेहत और ऊर्जा बनाए रखने की बात है। ये वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये आयुर्वेद का जो होलिस्टिक अप्रोच है, समग्र दृष्टिकोण, उसे दिखाता है। सिर्फ रोग का इलाज नहीं बल्कि स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन मतलब प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अब इन सब बातों को थोड़ा जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। मतलब हमारे देश का जो स्वास्थ्य सेवा का ढांचा है, जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है, उसमें आयुर्वेद कहाँ फिट होता है? क्या नोट्स इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, बताते हैं। स्रोत भारत में जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है, प्राइमरी हेल्थ केयर यानी पीएचसी, उसकी संरचना के बारे में बताते हैं। जैसे गांव स्तर पर आशा कार्यकर्ता होती हैं। हाँ, आशा वर्कर्स। जी। फिर उपकेंद्र यानी सब सेंटर, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी, और फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी। ये सरकारी व्यवस्था के हिस्से हैं। और प्राइवेट सेक्टर या फिर आयुष का क्या रोल है? उनका भी जिक्र है। नोट्स में निजी अस्पतालों, स्वयंसेवी संस्थाओं यानी एनजीओस और खास तौर पर आयुष क्षेत्र का उल्लेख है। आयुष मतलब आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। हाँ, ये सब आयुष में आते हैं। जी। तो नोट्स ये दिखाते हैं कि आयुष को अब मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा का एक हिस्सा माना जा रहा है या बनाने की कोशिश हो रही है। और राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? मतलब कोई खास कार्यक्रम या नीतियां हैं जिनमें आयुर्वेद या आयुष का जिक्र हो? हाँ, कई सारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की लिस्ट दी गई है नोट्स में। इन्हें हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे कुछ कार्यक्रम टीबी और एड्स जैसी संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए हैं। कुछ कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग जैसी जो गैर संक्रामक बीमारियां हैं उनकी रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित हैं। फिर माँ और बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम हैं जैसे आरसीएच प्रोग्राम,
और पोषण से संबंधित कार्यक्रम भी हैं, जैसे आयोडीन की कमी को दूर करना या एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। काफी सारे कार्यक्रम हैं। और कोई बड़ी व्यापक योजनाएं जैसे आजकल हम सुनते हैं? बिल्कुल, आयुष्मान भारत योजना का जिक्र है, जो स्वास्थ्य बीमा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का एक बड़ा प्रयास है। स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और आयुष के लिए कुछ खास? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी नेशनल आयुष मिशन या नैम, इसका खास तौर पर उल्लेख है। इसका मकसद ही आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देना और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में इंटीग्रेट करना यानी एकीकृत करना है। तो मतलब सरकार की नीतियों में भी आयुष और आयुर्वेद के लिए एक स्पष्ट जगह बन रही है। हाँ, ऐसा लगता है। और ये बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। नोट्स में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की भूमिका का भी जिक्र है और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर मान्यता दिलाने में WHO के योगदान की भी बात है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इंटीग्रेट करने की कोशिश हो रही है। उनके जो संभावित योगदान है उनको पहचाना जा रहा है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकालें? हमने देखा कि कैसे आयुर्वेद की प्राचीन अवधारणाएं, चाहे वो महामारी से जुड़ी जनपदोध्वंस की बात हो या पर्यावरण और स्वास्थ्य के रिश्ते की बात हो, वायु, जल, भूमि, या फिर रोकथाम और जीवन शैली, स्वस्थ वृत्त, रसायन, ये सब आज के आधुनिक विज्ञान, एपिडेमियोलॉजी, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी नीतियों के साथ एक तरह के संवाद में है। बिल्कुल, और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका दायरा, इसका स्कोप। ये सूक्ष्म जीवों से होने वाले संक्रमण से लेकर पर्यावरण के खतरों तक, जीवन शैली की बीमारियों से लेकर बुढ़ापे तक, हर पहलू को देखता है और दोनों नजरियों से देखता है, प्राचीन और आधुनिक। हाँ, ये तुलनात्मक दृष्टिकोण बहुत दिलचस्प है। जी, और ये सिर्फ सैद्धांतिक बातें नहीं हैं। जैसे हमने देखा, विशिष्ट कानूनों का जिक्र है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बायोमेडिकल वेस्ट नियम, राष्ट्रीय कार्यक्रमों का जिक्र है, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष्मान भारत। तो ये सब इसे आज के भारत की जो जमीनी हकीकत है उससे जोड़ता है। मतलब ये सिर्फ इतिहास पढ़ना या पुरानी बातें जानना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि वो ज्ञान आज कितना प्रासंगिक है, कितना रेलेवेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से पुल बनाने जैसा है अतीत के ज्ञान और भविष्य की जो स्वास्थ्य चुनौतियां हैं उनके बीच। चलिए, तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। श्रोत में बार बार व्याधिक क्षमत्व शब्द आया। हाँ, इम्यूनिटी। हाँ, आयुर्वेद में शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी की अवधारणा। हम आज नई नई महामारियों का सामना कर रहे हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने जैसे खतरे बढ़ रहे हैं, जी। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। हाँ। तो ऐसे में क्या व्याधिक क्षमत्व जैसी जो पारंपरिक अवधारणाएं हैं, उनकी गहरी समझ और उनका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ सही तालमेल, सही इंटीग्रेशन, क्या ये हमारी सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षा को, हमारी कलेक्टिव हेल्थ सिक्योरिटी को और मजबूत नहीं कर सकता? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर सोचने की जरूरत है।